आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। बिहार में सीटों के बंटवारे पर एनडीए आखिरकार बिखर गया। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है और चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। यानी तय है कि एलजेपी जेडीयू की मुश्किल बढ़ाने वाली है। और इसका संकेत चिराग पासवान ने एलजेपी के आला नेताओं के साथ लंबी बैठक के बाद दिया। चिराग पासवान अरसे से नीतीश कुमार पर हमलावर थे। एलजेपी लगातार संकेत दे रही थी कि मन माफिक सीटें नहीं मिली तो पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 42 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी 25 सीटें देने के लिए ही राजी थी, क्योंकि बीजेपी को अपने कोटे से एलजेपी को सीटें देनी थी। बात आखिरकार नहीं बनी और एलजेपी ने एनडीए से किनारा कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एलजेपी ने बीजेपी के साथ होने का दावा किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जेडीयू से वैचारिक मतभेद के कारण एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने साफ कर दिया कि कई सीटों पर जेडीयू के साथ चुनावी लड़ाई होगी, लेकिन एलजेपी ने खुलकर इच्छा जताई है कि केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने और तब एलजेपी का हर विधायक बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। बयान में कहा गया है कि एलजेपी और बीजेपी में कोई कटुता नहीं है। यानी चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ अपने रिश्ते मजबूत होने का दावा कर दिया है, लेकिन लगे हाथ नीतीश कुमार के लिए चुनौती सामने रख दी। यानी सरकार बनाने के लिहाज से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। सीट जेडीयू जीते या एलजेपी, दोनों बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन जेडीयू की सीटें कम होती हैं तो सीएम पद पर उसकी दावेदारी कमजोर हो जाएगी। इस लिहाज से बिहार का चुनावी दंगल और उलझ गया है। और इस वक्त बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक चल रही है। इसमें बिहार में सीटों को लेकर मंथन जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, जबकि एलजेपी ने एनडीए से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में संकेत हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच आधी आधी सीटों का बंटवारा हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगा सकती है। एनडीए से अलग चुनाव लड़ेगी एलजेपी, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने और उसके साथ यहां पर तमाम बातें जो कि एलजेपी का कहना है कि बीजेपी के साथ ही रहेगी एलजेपी। वहीं ये पूरा गठबंधन बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू का था, जिसमें पार्टी का बयान एलजेपी का ये है कि बीजेपी के साथ कोई कटुता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। और बिहार चुनाव को लेकर लगातार एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो सिर फुटौल का दौर जारी है। और इस बीच जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जो कुछ भी बिहार में इस वक्त पप्पू यादव जी हो रहा है, महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, सीटों की खींचतान तो है ही, लेकिन वोटों की फसल काटनी है और अपने हक में ज्यादा से ज्यादा सत्ता का समीकरण रखना है। उसकी लड़ाई ज्यादा कहीं चालू हो गई है। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वोटर बहुत पीछे होते हैं। बिहार या देश की चिंता कम होती है जब सत्ता खतरे में होती है, नेता की प्रतिष्ठा खतरे में का सवाल नहीं है। आप देखिएगा कि ये डीएनए का खेल शुरू हो जाता है। पप्पू यादव का डीएनए खराब है या अच्छा है, इससे हिंदुस्तान के युवाओं के जेब में पैसा रहेंगे या नहीं रहेंगे, डीएनए से क्या संबंध। या हमारा डीएनए अच्छा है या खराब है, यदि मैं इस बात को मानूं कि जो पलायन है, जिस स्किल की बात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बार बार किए हैं, यदि मैं इस बात को कहूं कि क्या पुनः वह मजदूर लगातार बाहर जा रहा है, जो लोग लाठी खा किया है और इन्हीं गठबंधन के चलते पैर लहूलुहान हुआ, यह विषय नहीं बनता, ये मुद्दा नहीं बनता।
मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आज इतनी बड़े हथरस में घटना घटी, 3 बच्चियों का बलात्कार हुआ, साथ साथ भभुआ में भी बच्चियों का बलात्कार हुआ, बक्सर में बच्चियों का बलात्कार हुआ, आपको गया में कल एक बच्ची बलात्कार की शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली। ये भी विषय नहीं है। विषय किसान, इतना बड़ा मुद्दा है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य पर जब पूरा का पूरा भारत में मंडी पर कोई बहस नहीं, गृह पर बहस नहीं, बिहार में एक भी हमारे पास शीतल गृह नहीं है, हम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की बात कभी करते नहीं हैं, हमारे पास बाजार समिति नहीं है, हमारे पास कोऑपरेटिव की व्यवस्था नहीं है, हम जो सीमांत किसान हैं वो अपने जमीन, अपने फसल को खेत में ही हम दलालों के बीच बेच देते हैं और हमारे न्यूनतम जो लागत है हमको उसका भी मुनाफा नहीं मिलता है। तो ये मुद्दे भी गायब हो गए। अब सुशांत के लिए बाप बाप कर रहे थे ये लोग, जो पप्पू यादव की लड़ाई थी, तो सीबीआई ने तो कंप्लीट रूप से डाइवर्ट कर दिया और हो गई कि सुशांत ने आत्महत्या किया, एम्स ने उसको क्लीन चिट दे दी। जिसका डर था, जब मैंने बार बार कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये चीजें हों, और आपने उस बात को कर दी। तो आप लगातार 1 महीने से सुशांत को इशू बनाए रखे, आप किसान के मुद्दों से भटका दिया। आपने 45 लाख हमारे बच्चे के एग्जामिनेशन के मुद्दे से आपने बिल्कुल, जब हम कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर एग्जामिनेशन को अभी रोका जाए, ये मुद्दा नहीं बना। आप इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, पूरा का पूरा बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा बलात्कार, पूरा देश सामा हुआ है, डरा हुआ है, लोकतंत्र खतरे में उत्तर प्रदेश में आ गई। पप्पू जी का वीडियो वायरल हो रहा है। पप्पू जी उसके बाद पप्पू जी आपने पेट्रोल से डीजल से जला दिया और वाकई आपने बहुत सारे मुद्दे आपने गुनाए। राजनीति की बात सिर्फ करते हैं। नहीं, बहुत सारे मुद्दे पप्पू जी सुनिए, तो बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए और सारे के सारे मुद्दे, ऐसा नहीं है कि ये खास नहीं है, बहुत खास मुद्दे हैं जिन पर चुनाव में कोई भी पार्टी जाएगी। आपके जन अधिकार पार्टी है, लेकिन समीकरण तो तमाम पार्टियों से भी तय होते हैं कि वो किस तरीके से वोटरों के सामने खुद को रख रहे हैं। एलजेपी जो अब तक रिप्रेजेंट कर रही थी एनडीए को और जो कह रही थी कि सुशासन बाबू के साथ है, बिहार में है और एक बार फिर से आने वाली है, वो अगर छटक के चली जाती है, समीकरण कितने बदलते हैं बिहार में, और आप उन समीकरणों को कैसे अपने हक में करेंगे? देखिए, एक बात तो पहले समझिए कि आप लोग ही गठबंधन, और पता नहीं बिहार का क्या दुर्भाग्य है, मुझे इस बात की समझ नहीं। 30 साल के अंदर ये जो माफिया या बिहार की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए हम सबको कि भाई आप क्या गठबंधन से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, गठबंधन से क्या बिहार 26वें नंबर पर 25वें नंबर पर है। आप सुशासन की चर्चा ना करिए। मेरा आग्रह यह है कि ये कौन सा सुशासन है, कौन है ये आप जरा सा हमको बता दें। पहली बार वो माफिया राज में आए कि जंगल राज है, और उसके बाद जरा आप हमको गंभीरता से बता दें। आज एनसीआर की रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बलात्कार और मर्डर बिहार में है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग कहता है कि बिहार बाढ़ में दुनिया में सबसे खतरनाक, बिहार बेरोजगारी में सबसे खतरनाक, बिहार में पलायन दुनिया का सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे ज्यादा। 3 मुद्दे पर आए बिहार में ये। पहला मुद्दा था जंगल राज, उसमें एनसीआर की रिपोर्ट है। दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। तीसरा मुद्दा था डीएनए, उसके बाद अखलाक, सांप्रदायिकता, आरक्षण और बैकवर्ड फॉरवर्ड। दोनों आदमी, दोनों भाई को तो बहुत मजा आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान का नारा देख करके, एक तरफ सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ जातीयता। आप इस बीच में बिहार को कहां देख रहे हैं? ये जो आप पप्पू यादव के अकेले डीएनए खराब होने से, अच्छा होने से क्या बिहार के गरीबों का या बिहार का पलायन रुक जाएगा? क्या बिहार की जो स्थिति है वो सही हो जाएगी? ये सेंटिमेंट, इस तरह का जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग आप सब लोग, हम लोग करते हैं, पब्लिक के साथ जो खेल हम करते हैं, ये आप बार बार सुशासन की बात करते हैं या गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन, यह बात सही है, हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि
15 साल 30 साल रहने के बाद, और नरेंद्र मोदी जी ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कभी इनका ट्वीट मैथिली में होता, कभी भोजपुरी में होता, कभी ये उर्दू में ट्वीट करते हैं, कभी ये बांग्ला में ट्वीट करते हैं। 71 साल में भी इनके जुमले का कोई जोर नहीं है। 71 साल में यदि मैं नरेंद्र मोदी से बार बार पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी यदि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यदि मैं जनधन की बात करूं, गंगा नमामि मिशन की बात करूं, स्वच्छता की बात करूं, यदि मैं बुलेट ट्रेन की बात करूं, मैं नरेंद्र मोदी ने कभी क्या एक बातों पर, जीएसटी और नोटबंदी ने दुनिया को कहां लेके गया? क्या हिंदुस्तान का वो व्यापारी जिस पर जो किसान, जो काश्तकार लगभग 90% रोजगार पैदा करता है, सबसे बड़ा इसी नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़ा जमींदार पैदा किया हुआ टाटा, बिरला, डालमिया, जहां 10% रोजगार होता है, आपने उसको 29% धन पशु बना दिया कोरोना वायरस में। और भारत के जीडीपी को आपने 32 माइनस कर दिया और 14 करोड़ लोग लगभग बेरोजगार हो गए। यूथ 1,44,000 लोग मरे हैं कोरोना वायरस में, आत्महत्या किया है, और जिसमें सबसे ज्यादा बिहार है। आप उसको नहीं दिखाएंगे, आप हथरस को नहीं दिखाएंगे। इनके लिए मुद्दा हथरस नहीं होता है, इनके लिए मुद्दा होता है एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को कब आना कब जाना, कौन कहां जा रहा है। मुझे तो कभी कभी दुर्भाग्य लगता है कि हम बिहार में पैदा, क्या हमको किसी ने कभी कोई मैंने गुनाह किया था क्या? किस परिस्थिति में हमारे जैसे लोगों को पैदा होना पड़ा कि आप गठबंधन के अलावा नीचे जब चुनाव आती है तब आप कोई बात नहीं करते हैं। जब पटना में 60 लाख लोग पानी में परेशान थे, कहीं खाना नहीं था, तब आप गठबंधन की बात क्यों नहीं किए? जब आप 8,400 करोड़ रुपया क्वारंटाइन का लूट लिया, तब आपने इससे क्यों नहीं पूछा? जब 800 सांसद, एमपी और मुख्यमंत्री, मंत्री और ये विपक्ष, एक बार मैं चैलेंज करता हूं बिहार की जनता को पूछना चाहिए कि आखिर कोरोना वायरस में जब आदमी को जरूरत थी आपकी, पानी में जरूरत थी आपकी, पटना में जरूरत थी आपकी, तो एक भी सांसद कहां थे? क्या कारण है? हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको पप्पू जी, और मैं ये भी देख रहा हूं कि बिहार चुनाव के मुद्दों को लाते लाते आप राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी हमलावर हैं इस वक्त। लेकिन पप्पू जी, आपसे यहां पर यह चीज पूछनी है और आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि चुनाव की संध्या है और विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी केवल बातचीत करने के लिए नहीं खड़ी होती। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी कुछ जीतने की कोशिश यहां करेगी, कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि आपके बारे में भी चर्चा है कि आप भी चुनाव पूर्व किसी गठबंधन का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने मुद्दों को मुखर रूप से सामने रख सके बिहार के विकास के लिए और बिहार के भले के लिए। तो क्या वो मुद्दे हो सकेंगे? क्या आप भी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? पप्पू यादव जी, आपने तमाम मुद्दे इस वक्त अभी तक गिनाए और मुद्दे बहुत वाजिब हैं, जायज हैं। जब पटना में बाढ़ आई थी तो आप दिख रहे थे हमको भी, हम भी वहीं मौजूद थे, आप लोगों की मदद कर रहे थे। आपने कहा तब क्यों नहीं आए निकल कर। तो और भ्रष्टाचार की बात करें, कोरोना की बात करें, क्वारंटाइन की बात करें, आपने तमाम मुद्दे उठाए। बिहार चुनावों को लेकर अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो पप्पू यादव अपने अकेले बल पर क्या इस हैसियत में आ सकते हैं कि इन सारे मुद्दों को लेकर बिहार को जवाब दे सकें? और अगर दे सकें तो क्या किसी गठबंधन के जरिए देंगे या अकेले ही सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये मेरी औकात तो है नहीं, मैं कोई जात हूं नहीं जनाब, या मुझे कोई दोगलाई और दुष्टाई तो राजनीति में आता नहीं। मैं किसी मुसलमान को गड़िया हूं, किसी राजपूत को गड़िया हूं, किसी भूमिहार को गड़िया हूं, किसी बैकवर्ड को गड़िया हूं, किसी फॉरवर्ड को गड़िया हूं। ये फितरत तो बिहार की हो सकती है, बिहारी की हो सकती है, या किसी नेताओं की हो सकती है। पप्पू यादव के बारे में आप कंप्लीट रूप से समझ लीजिए। मैंने ये बात बहुत ही क्लियर कहा कि गठबंधन की राजनीति क्यों करना पड़ता है। ट्वीट का खेल खेलने वाला चाहे कोई भी बड़ा नेता, जो आप जनता से पूछिए कि क्या 6 महीना में कोई किसी को 4 बार 2 बार भी किसी ने देखा? किसी सांसद को देखा, किसी एमएलए को देखा, आपदा मंत्री को देखा, क्या सिंचाई मंत्री को देखा? इतने बड़ी बड़ी स्थितियां। हेलो, बोलिए। हेलो जी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आपकी आवाज लगातार आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई,
इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई जब बेटियों को, मां बहनों को जब शौचालय की व्यवस्था की जरूरत थी, जब चापाकल की जरूरत थी, जब जनरेटर की जरूरत थी, जब पानी से बचने की जरूरत थी, चौथे बार पानी आ गया, 3,22,000 क्यूब पानी फिर छोड़ दिया। फिर आप चले जाइए वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर से लेकर के आप चले आइए आप सीधा गोपालगंज और सीवान, तो क्या स्थिति, छपरा, मकेर का, मनेर का, परसा का, अमनौर का, तरैया का, गोरिया कोठी का, महाराजगंज का, गोपालगंज का, आप इस साइड यहां से यहां नौतन से लेकर के सब जगह क्या परिस्थिति पैदा हो गई। और क्यों यहां पर कोई एमएलए नहीं नजर आए, और क्यों मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार अभी तक उसकी कोई भरपाई नहीं किया। सवाल यही है, एक छोटा संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए। चिंता है पप्पू जी, संक्षेप में जवाब चाहिए। जब आपके मुद्दे इतने मुखर हैं और इतने वाजिब हैं, फिर भी जो गठबंधन बनते हैं, महागठबंधन अलग रखें, एनडीए अलग रखें, फिर ये लोग कैसे जनता के सामने अपने मुद्दे लेकर चले जाते हैं? बकौल आपके इन मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है, केवल छलावा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत क्लियर इस पे आपको कहना चाहूंगा कि यह कोई नेचुरल गठबंधन नहीं होता, वैचारिक गठबंधन कभी नहीं होता। और अब इस देश में इस बात को मान के चलिए कि जनता छूनेगी किसी को, और 300-400 हजार करोड़ रुपया में खरीदे जाएंगे, और कर्नाटक की तरह सत्ता बनने के बाद उस सत्ता खत्म हो जाएगा। जनता चुनेगी किसी को और मध्य प्रदेश में सत्ता खत्म हो जाएगा। अब वो वक्त गया, आप इसको समझ के चलिए। आप जीतते हैं किसी पार्टी से, फिर ये मत समझिए कि आप कल रहेंगे। चुनाव के समय में लोग कोई यहां, कोई वहां, कोई इधर, कोई उधर, कोई प्रिंसिपल की तो गठबंधन होती नहीं है, कोई बेसिक इंसानियत और मानव गठबंधन होता है जी। कंप्लीट रूप से सत्ता, सियासत, वोट के खातिर। आज जो टिकट दिए जाते हैं लोगों के पास, पैसे पर बड़े बड़े पैसे खरीद, पैसे दो, दारू पहुंचाओ, मतलब मैं यदि बोलूं तो उस विभद सेहरा का बहुत बोल रहे हैं, और आप ये साफ कह रहे हैं कि गठबंधन होते इसलिए हैं कि सत्ता, सियासत या वोट की खातिर होते हैं। उम्मीद करेंगे कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी जो है वो कम से कम अपने जो नियम है, अपने उसूल हैं, उस पर कायम रहेगी, और अगर गठबंधन करेगी तो बिहार की जनता के हक में करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी से अपनी तमाम प्राथमिकताएं हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस वक्त बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक भी चल रही है, जिसमें बिहार में सीटों को लेकर मंथन जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, जबकि एलजेपी ने एनडीए से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में संकेत है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच आधे आधे सीटों का बंटवारा हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगा सकती है। अरुण दत्ता हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण दत्ता, ये करीब करीब ऐसे आसार लग रहे हैं कि जो सीटें हैं वो बराबर बराबर बढ़ जाएंगी, जैसी हम शाम से खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को सूत्रों के आधार पर। क्या कुछ होता हुआ लग रहा है जल्दी अभी? अरुण, क्या कुछ अभी होता हुआ दिख रहा है आपको जल्दी? क्योंकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि 50-50 का समझौता हो सकता है करीब करीब 50-50% सीटों पर। बीजेपी और जेडीयू के बीच में उन के बाद जो है आज मुहर लगनी है कि जो पहले चरण के जो चुनाव होने हैं उस पे बिल्कुल। देखिए, ये चीज साफ हो चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार पहले जो है वो काफी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से नेगोशिएशन किया है उसके बाद से ये तो पुख्ता हो गया है कि 50-50 का फॉर्मूला तय किया जाएगा। लेकिन
आज जो है जो करीब 70 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ये तय करेगी कि कौन से ऐसे नेता हैं जो उनके चुनाव लड़ेंगे। तो पहले चरण की जो वोटिंग है उसके लिए जो है वो आज लिस्ट जारी हो जाएगी बीजेपी की तरफ से। उसी को लेके जो है तमाम जो लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और खासतौर पर बिहार के जो बीजेपी के प्रभारी हैं या बिहार चुनाव प्रचार के प्रभारी हैं या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो तमाम लोग इस चुनाव समिति की मीटिंग में शामिल है। अब से करीब आधे घंटे पहले ये मीटिंग शुरू हुई है और लंबी मीटिंग चलने के आसार हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा जो है वो बैठकें हुई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था कि आखिर क्या होगा, क्योंकि एलजेपी का भी उस समय क्लियर नहीं था कि एलजेपी अलग से एनडीए से बाहर निकल जाएगी। वो भी अब क्लियर हो चुका है कि एलजेपी अब नहीं लड़ेगी। बहुत कुछ साफ हो चुका है, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि सीटों का किस तरीके से विभाजन होता है और क्या कुछ बीजेपी के तमाम आला नेता कहते हैं, क्या निकल कर आता है, वो हम आपसे आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। उसको लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पहले तो जिला प्रशासन ने मीडिया और नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार से मिलने की छूट दी गई, हाथरस राजनीति का नया अखाड़ा बन गया। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने और डीएम पर कार्रवाई की मांग करते हुए काफी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हाथरस में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। डेलीगेट्स अंदर जा रहा था, केवल जो है धारा 144 लागू है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज के 5-5 जो है आदमियों का डेलीगेट्स अंदर था। डेलीगेट्स अंदर जा चुका था, बाहर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी। बैरियर पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में खड़े थे, तो अचानक में जो है कुछ लोगों ने हमारी महिला कांस्टेबल जो बैरियर पे तैनात थी उसे धक्का दिया और बैरियर तोड़ के जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। इसी क्रम में हमारे द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया उनको पीछे करने के लिए। उनके द्वारा हमारे ऊपर पथराव किया गया, जिसमें मैं और हमारे कुछ साथी चोटिल भी हुए हैं। कांग्रेस से राहुल और प्रियंका दोनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से नेता अखिलेश यादव खुद हाथरस नहीं पहुंचे, बल्कि नेताओं की एक टीम को पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस भेज दिया। समाजवादी पार्टी से 11 सदस्यों की टीम फूलगढ़ी पहुंची, जिसमें से 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, रामजीलाल सोवन समेत 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी गई। अगर न्याय दिया होता तो शायद आप सबको, हम सबको यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ी होती। इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार हो नहीं सकती कि परिवार के लोगों को पीड़िता की जो मृतक हुई उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया। दोपहर बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी अपनी टीम के साथ हाथरस के फूलगढ़ी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर पर सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमयी चुप्पी दुखद व अति चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग आशंकित। एक तरफ पीड़ित परिवार का इंसाफ के लिए जंग जारी है, वहीं इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से हाथरस तक सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है और विपक्षी पार्टियां पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर
जमकर राजनीति भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले पर बोलते हुए आरोप लगाया कि जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की जा रही है। भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए। और इस बीच हाथरस में ठाकुर समाज की एक पंचायत हुई। इस ठाकुर समाज की पंचायत में मामले की सीबीआई जांच का स्वागत किया गया। ठाकुर समाज का इस मामले में अलग ही रुख है। उसका दावा है कि गैंगरेप मामले में झूठी कहानी बनाई जा रही है, लेकिन जब राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की तो उसका स्वागत किया गया। देना चाहता हूं पहलवान जी को और यहाँ आए हुए सभी लोगों को, आप सबने ये प्रयास किए कि आप सच में था उसे रखने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ खड़े हो कई लोग यहाँ से मीडिया ट्रायल के बेसिस पे। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण हाथरस पहुंच गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके बाद परिवार पर खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग कर डाली। जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका यूज जो विपक्ष को डराने धमकाने के लिए होता है, हमने सब देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिनको कोई लालच ना हो जाए उनका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, ऐसा लालच ना हो, ऐसे जज से हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है। पूरी जांच होनी चाहिए और उनके नेतृत्व संज्ञान में पूरा मुकदमा चले, तब जाके न्याय देगी। जिस तरह से हमारे लोगों के पे पुलिस ने अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, आप ये बताइए, जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वायु श्रेणी की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहाँ ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि हाथरस की बेटी के परिवार ने उसकी अस्थियां विसर्जित करने से इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि किसे जलाया गया उन्हें नहीं मालूम। इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची जहां रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। की घटना को लेकर देश भर में लगातार लोगों के अंदर आक्रोश जारी है। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां पर पुलिस द्वारा इस युवती का अंतिम संस्कार किया गया था और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग पीड़िता के घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर पुलिस द्वारा लगभग 2 बजे रात के इस युवती का अंतिम संस्कार किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बातें कही गई थी वो यहाँ पर आने के बाद समझ में आ रही हैं। कैमरा पर्सन को अगर मैं कहूँ कि वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से जो बताया जा रहा था कि तेल डालकर जल्द से जल्द युवती की लाश को आग लगाई गई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया। ये वही जगह है जहां पर आप देख सकते हैं अभी तक राख भी नहीं उठाई गई है, राख भी नहीं समेटी गई है। जहां तक एसआईटी की बात की जाए तो वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 दिन तक एसआईटी की टीम हाथरस के इस गांव में पीड़िता के परिवार जनों से मिलकर उनके बयान दर्ज करा रही थी। वहीं दूसरी ओर हाथरस कि इस पीड़िता के परिवार का कहना था कि क्यों उनको इस अंतिम घड़ी में शामिल नहीं किया गया, क्यों उनको एक बार और आखिरी बार इस पीड़िता की शक्ल तक पुलिस वालों ने नहीं देखने दी। आखिर इस कैसी वो जल्दबाजी थी कि गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर आकर पुलिस को बीच रात में इस युवती का अंतिम संस्कार करना पड़ा और युवती के परिवारजनों को उसकी एक बार उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी गई। यूपी के डीजीपी जो पुलिस हैं HN अवस्थी, साथ ही
मुख्य सचिव जो पीड़िता के घर पर पहुंचे, उनसे भी लगातार परिवारजनों ने यही बात कही कि आखिर क्यों उनको पीड़िता से आखिरी बार नहीं मिलने दिया गया और उसका पुलिस द्वारा इस तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया। ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती हैं। जो दर्द पीड़िता के परिवारजनों के आंखों में है वो यहाँ पर आकर पता लगता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जाता है आगे कहीं पर खत्म सा लग रहा है, क्योंकि गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये इलाका है, जहां से आगे दूसरा गांव शुरू होता है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का ये इलाका है, विधानसभा क्षेत्र भी अलग है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात को रातों रात खत्म किया जाए। और कई सारे सवाल भी इसी बीच खड़े होते हैं और इन सब के सवालों के जवाब एसआईटी की जो सदस्य की इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो 7 दिनों में रिपोर्ट देकर बनाई गई है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कल जारी की गई उसके बाद यूपी सरकार ने 5 अफसर्स को सस्पेंड किया और नए एसपी का चयन किया। रातों रात ये सिर्फ और सिर्फ दबाव के चलते डिसीजंस लिए गए। लेकिन क्या पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा और क्या इन गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी होगी, जो मांग लगातार पीड़िता की परिवार कर रहा है, ये आगे कुछ वक्त के बाद ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, हाथरस। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। एम्स की फोरेंसिक टीम ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब सीबीआई क्या करेगी, क्योंकि सुशांत की मौत में कई ऐसे पेंच हैं जिनसे चाहते हुए भी सीबीआई आंख नहीं फेर सकती। और सबसे बड़ा सवाल चौतरफा बन रहे सीबीआई पर दबाव का है। सुशांत की मौत को 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एम्स की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अब सवाल सीबीआई के लिए है कि वो क्या करेगी। क्या सीबीआई अब भी इस केस में 302 के तहत मामला दर्ज करेगी? क्या सीबीआई अब भी सुशांत की मौत के दिन घर में मौजूद चौकड़ी से पूछताछ करेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद भी कई ऐसे लूप होल हैं जिनसे चाहते हुए भी सीबीआई आंख नहीं फेर सकती। सबसे बड़ा सवाल सुशांत के पोस्टमार्टम का है, जो नियम के विरुद्ध जाकर आधी रात को किया गया। और उससे भी बड़ी बात ये कि पोस्टमार्टम में समय तक का उल्लेख नहीं किया गया। सुशांत सिंह की मौत 14 जून को हुई थी और उस दिन करीबन 2:30 बजे 3 बजे के आसपास सुशांत सिंह का जो शरीर है वह कोपर अस्पताल ले जाया जा चुका था। यानी उसके बाद उनका अगर तुरंत पोस्टमार्टम किया गया होता तो तमाम और जानकारियां सामने आ जाती। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है लगातार से कि आखिरकार सुशांत का जो पोस्टमार्टम है वह आधी रात को क्यों किया गया? क्यों जब 3 बजे उनकी डेड बॉडी कोपर अस्पताल पहुंच चुकी थी उसी दौरान क्यों उनका पोस्टमार्टम यानी जो पीएम कहते हैं वह नहीं किया गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह सवाल लगातार शुरू से खड़ा किया जा रहा है कि उस पीएम में जब पीएम किया गया यानी पोस्टमार्टम किया गया तो क्यों सुशांत के पीएम का वक्त नहीं लिखा गया? यानी अब तक वो टाइम लापता है जिस टाइम पर सुशांत की पीएम किया गया कोपर अस्पताल में। आपको बता दें कि सीबीआई अब तक 20 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने सुशांत की मौत के दिन घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव से सख्ती के साथ पूछताछ क्यों नहीं की, क्योंकि सच क्या है इन चारों के बीच ही है। सुशांत की मौत 14 जून की हुई थी और उसके ठीक 6 दिन पहले उनकी ही पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की 8 जून की रात में मौत हो गई थी। और उसके बाद से लगातार सवाल ये खड़े हो रहे थे कि कहीं न कहीं दिशा सालियन और सुशांत की मौत में कुछ तो कनेक्शन है। और यही कारण है कि लगातार हर कोई सवाल खड़ा कर रहा था कि दिशा सालियन के पार्टी में या तमाम जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ करे। इतना ही नहीं बल्कि रोहन जो कि दिशा का बॉयफ्रेंड है उनसे भी पूछताछ कम से कम मुंबई पुलिस से लेकर हर कोई करे। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया, ऐसा हर किसी का आरोप है। लेकिन जब सीबीआई इस पूरे मामले पर आई तो सीबीआई भी कम से कम रोहन से पूछताछ कर सकती थी। एक बड़ा सवाल दिशा सालियान की मौत का भी है, जिसका कनेक्शन कहीं न कहीं सुशांत से जुड़े होने की बात शुरुआत से ही कही जाती रही है। जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा सालियान की फाइल मांगी थी तब मुंबई पुलिस ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि दिशा का फोल्डर डिलीट हो गया है। वहीं दूसरा सवाल दिशा की मौत के बाद दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन के गायब होने का भी है। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिसके जवाब अब तक नहीं मिले।
वहीं सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में सत्याग्रह हो रहा है, पटना में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में पूरा बॉलीवुड दोफाड़ हो रहा है और अब सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई पर चौतरफा दबाव बनने लगा है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच में आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों कर रही है और अब अपने लिए बन रहे इस रोष का एहसास कहीं न कहीं सीबीआई को भी होने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई सुशांत की मौत का राज पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जो कि सवाल सीबीआई की साख का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और श्वेता वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं। श्वेता, ऐसा लग रहा है कि इस साल की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुशांत सिंह राजपूत की मौत बनने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो पूरी तरीके से मुंबई पुलिस फेल रही और उसके बाद जब प्रीमियर एजेंसी से उम्मीद की गई तो वहां से भी कुछ हाथ नहीं लग रहा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जैसा कि आपने कहा, ये मिस्टीरियस डेथ अब ये मिस्टीरियस केस बनता जा रहा है, क्योंकि अब जहां 3 केंद्रीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की क्या मिस्ट्री है, वहीं कहीं स्ट्रिक्ट एविडेंस हाथ नहीं लगे हैं, कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे बता सकें कि आखिर सुशांत सिंह की इस मौत का राज क्या है। और जहां तक बात है एम्स की रिपोर्ट की, एम्स की रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि इसमें मर्डर या कोई फाउल प्ले नहीं है। वहीं अब दबदबा बन चुका है सीबीआई पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 1.5 महीने से सीबीआई मुंबई आके उन्होंने जांच पड़ताल की और 20 से 25 लोगों के इंटरोगेशन में कई नाम सामने आए थे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी नाम थे जो 13 और 14 जून सुशांत के घर पे मौजूद थे, वो है सुशांत की स्टाफ और सिद्धार्थ पिठानी जो उनके दोस्त हैं। इन चारों से उम्मीद लगाई जा रही थी, इन चारों को जब इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था इस जांच पड़ताल में जो कई घंटों तक चल रही थी राजीव, सब इस बात पे टिकटिके लगाए बैठे थे कि कहीं कुछ ना तो कुछ सच्चाई हाथ लगेगी, सबूत हाथ लगेंगे, क्योंकि यही वो 4 शख्स थे जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि घंटों चले जांच पड़ताल के बावजूद भी कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा था कि अब सीबीआई सरकारी गवाह बना सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को, क्योंकि उन्होंने कुछ अहम जो जांच में बातें हैं वो उगली हैं, लेकिन वो बात भी आगे नहीं आ पाई है राजीव। वो बातें भी आगे नहीं आ पाई हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा था कि एक दूसरे दौर की जांच सीबीआई अब शुरू करेगी और शायद सीबीआई के पास जो तमाम एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए लगे हैं या फिर ईडी के जरिए लगे हैं, उनको देखते हुए लोगों को जीरो इन करेगी। ऐसी कोई पूछताछ का दौर क्या अब सीबीआई शुरू करने जा रही है? मुंबई में क्या खबर मिल रही है इससे जुड़ी? राजीव, देखिए जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया था उस पर सबकी निगाहें सीबीआई की जांच पड़ताल पे टिकी थी कि जब एक बार नकारा गया मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल को, तो ये देश में जितने भी देशवासी हैं उन्हें लगा सीबीआई इसकी पूरे जांच की तह तक पहुंचेगी और सच्चाई सामने लाएगी। चूंकि ये नहीं हो पाया है, सीबीआई पे अब दबाव ज़्यादा बनता जा रहा है, इसलिए जीरो इन तरीके से अब दोबारा जांच पड़ताल शुरू करने की बात हो रही है। ये कयास लगाया जा रहा है कि दोबारा इन 4 लोगों से पूछताछ की जा सकती है और आईपीसी धारा 302 मर्डर के केस में भी अब ये बातें उठकर आ रही है कि क्या पता अब ये केस लगाया जाए या नहीं, क्योंकि जिस तरफ एम्स ने ये बात साफ कर दी है कि ये सुसाइड है, एस्फिक्सिया का मामला है, गला घुटने से मौत हुई है। इस पर अभी सीबीआई का दबदबा हम देख रहे हैं। सीबीआई क्योंकि इस पिक्चर में इसलिए आई थी ताकि वह सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला सके, लेकिन कहीं ना कहीं अब सीबीआई हमें नहीं लग रहा है कि अभी किसी उस प्रॉपर पोजीशन पे पहुंची है जो इंसाफ की बात भी हो सके राजीव। जी हाँ, उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। एक तरफ तो सीबीआई के ऊपर यह दबाव कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, साथ ही ये केस लगता है सीबीआई के लिए उस हड्डी की तरह बन गया है कि जो उसके गले में फंस गई है, ना उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास जानकारी खिलाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।